हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि फेडरलिज्म जो है वो अच्छी तरह से चल सके या सही ढंग से चल सके। बट उनका प्रोविजंस को बनाना ही काफ़ी नहीं होता है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तभी एक कंट्री सही ढंग से चल सकती है, सही मायने में चल सकती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई एक स्कूल है, तो स्कूल में रूल बना दिया गया है कि भाई सब कोई जो है इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एवरीबडी विल कम एट 8 o'clock शार्प। अब रूल बना दिया है, अब उसको सब जो है 8 बजे के बाद आ रहे हैं। कोई आ रहा है 8:30 बजे, कोई आ रहा है 8:30 पे, 9 बजे आ रहा है। तो इस तरह से अगर रूल तो बना दिया, उसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई, तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जब बना दिया गया है तो सबको उसी टाइम पे आना है ताकि स्कूल जो है वो सही ढंग से चल सके, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, एक कमोशन क्रिएट ना हो। ठीक है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, तो उससे इनस्टेबल हो जाता है, वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो उसी तरह से जब रूल्स बनाए गए हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो वो सही ढंग से चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, उसी तरह से कंट्री का भी, कि अगर उसको सही ढंग से चलाना है तो उसको प्रोविजंस ना सिर्फ बनाकर बस बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके भी करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं देश में, उसको अपनाना और उसको साथ में लेकर भी चलना ज़रूरी होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इससे स्पिरिट ऑफ फेडरेशन, जैसे कि पावर शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन है कंट्री में, और एक साथ मिलजुल कर रहना, ये सब इंक्लूड होता है। अब भाई इंडिया जो है वो उसमें फेडरलिज्म है, तो अब ये फेडरलिज्म सब हुआ कैसे? हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि हमारे सारे लीडर्स ने इस चीज़ को समझा? ठीक है, तो पहला जो था वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पर बनाना या लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बनना इटसेल्फ इज़ अ चैलेंजिंग थिंग। ठीक है, आया समझ में? और एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो बच्चों, अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखते हो 1947 से 2006 तक का, तो आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे कि इसके चेंजेस इसमें इतने सारे कैसे हैं। इसमें से कुछ स्टेट्स तो गायब ही हो गए हैं और कुछ नए स्टेट्स बन गए, और इनके एरियाज़, बाउंड्रीज़ और इनके नाम तक चेंज हो गए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ऐसे स्टेट्स का नाम, ठीक है ना। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर दोज स्टेट्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब भाई लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स, वो क्यों? वो इसलिए कि उनके डिफरेंसेस को जो है उनको रिकग्निशन मिल सके, जिससे कंट्री की यूनिटी स्ट्रेंथन होती है और कंट्री में स्टेबिलिटी होगी, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो जाएगा। भाई हर कोई लड़ता रहेगा, मेरी 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 चीज़ें नहीं, मेरी चीज़ें नहीं ध्यान में रखी जा रही, मेरा ये नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है, बेटर है सबकी सुन लो और सबके हिसाब से एक कॉमन सोल्यूशन निकालो, तो कंट्री में भी झगड़ा नहीं होगा, सब मिलजुल कर रह सकेंगे और स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। ठीक है ना। अब कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी के बेस पर बनाए गए, जैसे नागालैंड हुआ, उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ। ठीक है ना। अब कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाने की बात हुई, तब नेशनल लीडर्स को डर था कि इससे कंट्री में डिसयूनिटी होगा या बंटवारा होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया। पर समय के साथ ये देखा गया
कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है या लैंग्वेज के बेसिस पर जो डिवीज़न हुआ, स्टेट्स बना, उससे देश में यूनिटी आई और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ही इजी हो गया। फंक्शनिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फंक्शनिंग होने लगी देश में। ठीक है, तो अब आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पर। ठीक, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया बच्चों, और आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ना बच्चों वो हिंदी बोलने वाले हैं, और 60% लोग जो हैं वो 21 अदर लैंग्वेजेस वाले हैं। तो टोटल हुआ 22 लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी और ये बाकी 21 लैंग्वेजेस 60% वालों में से। और ये 21 लैंग्वेजेस जो हैं ये रिकग्नाइज्ड हैं एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड दे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये एक कैंडिडेट किसी भी भाषा में एक चूज़ कर सकता है, एक सब्जेक्ट को या एक भाषा को, और उस पर लैंग्वेज को, और उस पर लैंग्वेज को चूज़ करके वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। ठीक है ना। क्यों अपीयर हो सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, अब हमारे देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, नॉट नेशनल लैंग्वेज। क्लियर? आया समझ में यहाँ तक? अब 1965 में इंग्लिश के यूसेज का बंद करने का हुआ कि अब इंग्लिश जो है इट कैन नॉट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने डिमांड की कि भाई इंग्लिश जो है उसको तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कामकाज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनको तो हिंदी अच्छे से नहीं आती ना, जैसे तमिलनाडु हो गया, इनको हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो इनको इंग्लिश जो है वो कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में तो एक मूवमेंट ही छिड़ गया कि, और वायलेंस भी बहुत फैल गई कि इंग्लिश को बंद ना करे और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज ही रहने दे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रोल में आ गई, उनने अग्री कर दिया कि इंग्लिश को चलो भाई कंटिन्यू कर ही दिया जाए एज ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ठीक है, अब कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इससे जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो थे उनके लिए अच्छा हुआ। ठीक है भाई, आसान हो गया कि भाई इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं और कामकाज आसानी से हो सकेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती उन स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज को जहाँ पर लोग एक अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई और लैंग्वेज हिंदी को थोप दो, नहीं, अगर नहीं आता है उनको तो इट कैन नॉट इम्पोज, सेंट्रल गवर्नमेंट इट कैन नॉट डू सो। तो इससे ये समझ में आता क्या है, इससे ये समझ में आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सब भाषाओं को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है, जिससे हमारे लीडर्स का कंट्रीब्यूशन, या यूं कह लो कि लीडर्स ने सोच समझकर सब किया ताकि श्रीलंका जैसी प्रॉब्लम नहीं हो। अब श्रीलंका में देखा, हमने पढ़ा ही है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इधर ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे भाषाओं को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ें क्या हैं? पहला तो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, दूसरा ये हो गया हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। ठीक, अब तीसरा जो है 21 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स हिंदी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, कैंडिडेट जो है वो कोई भी 22 लैंग्वेजेस में या 22 लैंग्वेजेस में कैन अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड स्टेट हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी स्टेट की भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसमें वो काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क इज़ डन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियली उसको इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अब और क्या चीज़ें प्रैक्टिस हुई जिससे फेडरलिज़म जो है आसानी से प्रैक्टिस होने लगा। नेक्स्ट जो था वो था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से फेडरलिज़म जो है वो स्ट्रेंथन हुआ या फेडरलिज़म को एक नया रूप मिला। हमारे देश को आज़ाद होने के बाद वन पार्टी रूल देखने को मिला, ठीक है, सेंटर और स्टेट लेवल पर एक ही पार्टी का रूल चला और वो थी कांग्रेस। हर जगह कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और अगर कोई पार्टी और उसके बाद धीरे धीरे जो था वो लोकल पार्टीज़ भी आने लगी और कहीं पर जो थी वो लोकल पार्टीज़ जो थी वो जीत भी गई। अब जब जीत जाती थी तो ये कांग्रेस पार्टियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो ये उनको सेंट्रल गवर्नमेंट उसे दबा देती थी, ठीक है, ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए। और उनको फंड्स भी नहीं देते थे कई बार, ताकि वो इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्ट ना इलेक्शंस नहीं जीते और कांग्रेस जो है वो हर जगह रूल करे, ठीक है। अब होता क्या है कि 1990 में एक ड्रास्टिक चेंज आता है कोalition गवर्नमेंट का। अब कोalition गवर्नमेंट आया 1990 में, क्योंकि कोई भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली उस वक्त लोकसभा इलेक्शन में। अब जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या हुआ उस वक्त, बहुत सारे पार्टीज़ मिलकर आए और कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया गया सेंटर लेवल। तो जब ये शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस जो हैं अच्छे होने लगे। अब कैसे अच्छे होने लगे कि भाई अब अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये हमारी मदद नहीं करेंगे, ये हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे और ये हमको सप्रेस कर देगी, दबा देगी। तो इसीलिए कोalition गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी तो स्टेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा और उसकी कोई कीमत भी नहीं होगी, उसको कोई प्रायोरिटाइज भी नहीं देगा, प्रायोरिटी भी नहीं देगा और फेडरलिज़म जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। और इसीलिए एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो इस तरह से जब उन्होंने कोalition गवर्नमेंट फॉर्म किया तो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जो हैं वो ना सिर्फ सुधरे बल्कि स्ट्रेंथन होने लगे और ज़्यादा मजबूत होने लगे। और फेडरलिज़म भी यही कहता है कि भाई सेंटर स्टेट के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, है ना। और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अगर अच्छे होंगे तो उसको आसानी से रन करने में, कंट्री को रन करने में या स्टेट को रन करने में, गवर्नमेंट को रन करने में आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह से हमने पढ़ा है दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।